नमस्कार। मैं डॉक्टर SK उपाध्याय, सेयाचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक कार्यपालिका विषय पर शेष भाग की चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कार्यपालिका के बारे में जाना कि कार्यपालिका से हमारा क्या अभिप्राय है। साथ ही हमने कार्यपालिका के प्रकारों टाइप्स की चर्चा की और आज हम कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों की संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य। कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों में सबसे पहला बिंदु है कार्यकारी कार्य। कार्यपालिका देश का राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व करती है। कार्यपालिका को प्रशासन की संचालन और नियंत्रण की समस्त जिम्मेदारी होती है, इसलिए कार्यकारी कार्य कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व होता है और इसके कार्यकारी कार्य के निर्वहन के लिए न केवल उच्च अधिकारियों से लेकर अधीनस्थ अधिकारियों की नियंत्रण और उनकी नियुक्ति संबंधी कार्य भी कार्यपालिका करती है। जैसे राजनीतिक प्रशासनिक नियुक्तियों की जिम्मेदारी कार्यपालिका की महती जिम्मेदारी होती है। राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात और उसकी सलाह के पश्चात राष्ट्र का राष्ट्रपति या देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख और भी शासनिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों और कार्यकारी व्यक्तियों कार्मिकों की नियुक्ति करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर महान्यायवादी, महान्यायाधिवक्ता, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय भाषा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, सुरक्षा परिषद, केंद्रीय सतर्कता इत्यादि जो पदाधिकारी हैं, आयोग हैं, उनके प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य भी कार्यकारी कार्यों में सम्मिलित है और ये कार्यकारी कार्य कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व है। दूसरा कार्यपालिका का कार्य है या जिम्मेदारी है, वो है विधायी कार्य। कार्यपालिका अपने विधायी कार्यों को 3 रूपों में करती है। पहला है व्यवस्थापिका की विधान प्रक्रिया में भाग लेकर, दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन और तीसरा है अध्यादेश के माध्यम से। व्यवस्थापिका की विधान प्रक्रिया में भाग लेकर विधायी कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यपालिका विधायिका के सत्र का आह्वान करती है, अधिवेशन बुलाने का कार्य करती है, सत्रावसान का कार्य करती है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते संयुक्त अधिवेशन को बुलाने, उसको विलंबित करने, विधेयकों को संबंध में संदेश भेजने आदि कार्य भी कार्यपालिका के कार्य हैं। दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन। विधायिका के पास समय अभाव होता है, तकनीकी ज्ञान की कमी होती है या आदि कारणों से कार्यपालिका के द्वारा प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति विधायिका के माध्यम से हस्तांतरित हो जाती है और विधायिका के द्वारा किसी भी विषय पर मोटी रूपरेखा या मोटी रूपरेखा बना दी जाती है और उन कानूनों को, नीतियों को, योजनाओं को, उनके अंतर्गत आने वाले नियम उपनियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका का होता है, जो प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से प्राप्त होता है। तीसरा बिंदु इसी में है, अध्यादेश के माध्यम से विधायी कार्य करती है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका जब सत्र में ना हो और किसी विषय पर कानून की आवश्यकता हो या आपातकालीन स्थिति ऐसी आ गई हो जिसमें विधायन की परम आवश्यकता हो, तो विधायिका के सत्र में न होने के उपरांत भी कार्यपालिका अपने अध्यादेश ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बना सकती है, जो ऐसा कानून जो 6 माह की अवधि तक लागू होता है और जब भी विधायिका सत्र में आती है उसका अनुमोदन करा लिया जाता है। तीसरा बिंदु है कार्यपालिका के कार्यों में वित्तीय कार्य। कार्यपालिका देश के संचालन के लिए कई वित्तीय कार्यों का निष्पादन करती है। राष्ट्र के, देश के बजट के निर्माण, वित्तीय विवरण जिसको कहते हैं तैयार करना, उसको पारित करवाना और उसको लागू करवाने की प्रमुख जिम्मेदारी कार्यपालिका की ही होती है। साथ ही
भारत की जो संचित निधि है उसका नियंत्रण भी कार्यकारी कार्यपालिका के अध्यक्ष के पास होता है। इसके अलावा कोई धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, उसकी स्वीकृति से पहले पूर्वानुमति राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की अथवा कार्यपालिका की होती है। इसी प्रकार से अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान या अधिक अनुदान या लेखा निदान जैसे जो विधेयक होते हैं उनके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वित्तीय नियंत्रण में राज्य के कार्यकारी प्रमुख होने के नाते कई अनेक शक्तियाँ राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। नेक्स्ट बिंदु है प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर नियंत्रण कार्यपालिका का भी एक महती प्रमुख दायित्व है। अगर कार्यपालिका प्रशासन पर न्यायोचित या समुचित या आवश्यक नियंत्रण नहीं रखेगा तो निश्चित रूप से प्रशासन दिशा विहीन हो जाएगा। तो ऐसी शक्तियों की विस्तार के साथ कार्यपालिका के नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। और कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखने का जो कार्य है वो नीति निर्धारण के माध्यम से करती है, आर्थिक नियंत्रण के माध्यम से करती है, अधिकारियों की नियुक्ति निष्कासन के माध्यम से करती है और राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य करती है। यद्यपि नीति निर्धारण और नीति का निर्माण विधायिका का कार्य है, लेकिन नीति के निर्धारण के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है, जो प्रारूप तैयार किया जाता है, वो कार्यपालिका के द्वारा ही निर्मित होता है। इसी प्रकार से बजट के आर्थिक नियंत्रण में बजट का है, उसको आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य है, वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो वित्तीय कार्य भी कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट बिंदु है कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों में न्यायिक कार्य। न्यायपालिका से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए भी कार्यपालिका के पास पर्याप्त अधिकार अथवा शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका के संचालन से संबंधित यथा न्यायालयों की स्थापना का कार्य हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य हो या व्यवस्थापिका द्वारा पारित महाभियोग की स्वीकृति का कार्य हो, ये कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा ही निष्पादित किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति हैं, उनको भी न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, विराम की शक्ति प्राप्त है, परिहार की शक्ति प्राप्त है। यानी कि किसी भी विषय में जो निर्णय हो गया है उस निर्णय में किसी भी को मृत्युदंड प्राप्त हो गया, आजीवन कारावास प्राप्त हो गया, तो राष्ट्रपति को अधिकार है उस निर्णय को, उस न्याय को उसको क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, लघुकरण की भी शक्तियाँ इत्यादि शक्तियाँ प्राप्त हैं। साथ ही साथ जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैं उनकी स्थापना, उनके मामलों को निस्तारण की भी जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। नेक्स्ट बिंदु है आपातकालीन कार्य। कार्यपालिका देश में शांति व्यवस्था रखने के साथ साथ हमारे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका की है। कार्यपालिका अगर किसी देश में या किसी बाहरी आक्रमण की आशंका हो या आंतरिक क्षेत्र के किसी आंतरिक क्षेत्र भूभाग में कोई अशांति हो, सशस्त्र विद्रोह की आशंका हो, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा करती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रम से 352, 356 और 360 में उल्लेखित है। तो जो हमारा आपातकालीन जिम्मेदारी है वो भी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा है। यद्यपि भारत में वित्तीय आपातकाल का अभी तक प्रवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता और बाहरी आक्रमणों से 352 के अनुच्छेद को भी भारत में कई बार सामना किया है। नेक्स्ट बिंदु है सैन्य कार्य। कार्यपालिका के द्वारा बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा के लिए जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करने के लिए साथ ही साथ सैन्य बलों को तैयार करना, चूँकि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च वो सेना नायक भी होता है, तो सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ साथ ही वो सर्वोच्च तीनों ही सेनाओं का सेनापति होता है।
तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए देश के राष्ट्रपति को सेना अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार है। साथ में युद्ध और शांति में उसकी घोषणा करने का अधिकार है और सैनिक कार्यों को उनके नियंत्रण निरीक्षण करने का भी अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में या कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट बिंदु है कूटनीतिज्ञ कार्य। वर्तमान में प्रत्येक देश की सफलता केवल आंतरिक देश की व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इस बात पर भी है कि वो पर राष्ट्रों से, विदेशों से उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध कैसे हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से अपने क्षेत्रीय देशों के साथ, पर राष्ट्रीय संबंधों के साथ आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने को मजबूत करना चाहता है। संधि समझौते के माध्यम से उन रिलेशंस को, उनको आर्थिक और राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। तो इसका दायित्व भी राष्ट्रीय कार्यपालिका का है और वो निर्धारण करती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनमें अपनी सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किस उचित तरीके से किया जाए, इसका निर्धारण भी कार्यपालिका करती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के साथ देश के हित को कैसे समायोजित करते हुए देश को एक विश्व पटल पर स्थापित करने की कोशिश भी कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। अंतिम कार्य है राजनीतिक कार्य। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य ये भी है कि वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अधिक से अधिक जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसमें विधायिका के सदस्यों से लेकर न्यायपालिका के सदस्यों तक वो प्रत्यक्षतः परोक्षतः ये भावना या संदेश देती है कि कार्यपालिका अपने अन्य दायित्वों के साथ साथ राजनीतिक दायित्व भी पूरा करना चाहती है। जैसे ही उसके जनता के हितों की पूर्ति के लिए नीति के निर्धारण की बात हो, अथवा जन समस्याओं के निस्तारण की बात हो, या उनको जन कल्याण की योजनाएं या आवश्यकता अनुसार विकास के कार्यक्रमों के संचालन की बात हो, तो ये कार्यपालिका के राजनीतिक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से कार्यपालिका के स्थायित्व को बढ़ाने में मददगार करते हैं। चूँकि राजनीतिक कार्य कार्यपालिका के चुनाव में ज़्यादा मददगार होते हैं, इसलिए प्रत्येक देश की कार्यपालिका ये सुनिश्चित करती है कि अन्य कार्यों के साथ साथ उसके राजनीतिक कार्यों से जनता में एक जन समर्थन ही प्राप्त नहीं हो, बल्कि जनता में ये भी भावना रहे कि जो कार्यरत कार्यपालिका है वो जनता के हितैषी है, लोक कल्याणकारी है। धन्यवाद।